हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते थे जिनकी दोस्ती मेरे पापा से बहुत गहरी थी। रोज़ शाम को दोनों साथ बैठकर ज़िंदगी की छोटी बड़ी बातें किया करती और हंसी मजाक में वक्त कब निकल जाता पता ना चलता। मुझे हमेशा ऐसा लगता कि वो सिर्फ पड़ोसी नहीं, हमारे परिवार का ही एक हिस्सा है। अंकल के मरने के बाद उनकी पागल बेटी निशा को सब लोग बहुत मारते पीटते थे और मुझे उस पर बहुत दया आती। माँ उसे पागल खाने भेजने लगी, मगर पापा ने ऐसा होने ना दिया और मेरी शादी उसी से करवा दी। मैं जब भी उसे खाना खिलाता तो वह बड़ी ही मासूमियत और प्रेम से मेरी ओर देखती। एक दिन वह ताली बजाकर बोली, मुझे गुड़िया ला कर दो। मैं उसे बाजार ले गया पर वह कहीं खो गई। मैंने बहुत खोजा पर वह कहीं ना मिली। कई साल बीत गए और एक दिन ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि अस्पताल में जब डॉक्टर पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि तो वह मेरा घर गांव के किनारे पर था, जब मैं अपने माता पिता के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। घर की कच्ची दीवारें, नीम का पेड़ और वो पुरानी चारपाई जिस पर बैठकर पापा रोज शाम को चाय पीते और बातें करते, सब कुछ अब भी याद है। शाम के वक्त पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें करता। अंकल का घर हमारे घर से बस एक दीवार छोड़कर अलग था। जब भी मैं खेलने बैठता तो सामने वाले घर से अजीब आवाज़ें आती, कभी ताली बजाने की तो कभी हंसी की तो कभी रोने की। लेकिन मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि पापा और अंकल के बीच झगड़ा चल रहा था और दोनों ने एक दूसरे के घर आना जाना भी बंद कर दिया था। जब मैं तालियों की आवाज़ सुनता तो माँ से पूछता कि आखिर ये है कौन, तो माँ वो बताती कि अंकल की पागल बेटी निशा है। अंकल की एक बेटी थी जो बचपन से मानसिक रूप से कमज़ोर थी। अंकल कई सालों तक बीमार रहने के बाद गुजर गए, जिससे निशा अकेली रह गई। उसकी माँ तो उसके जन्म के वक्त ही मर गई थी। अंकल की मौत ने निशा के मन पर गहरा असर डाला और वह पहले से ज़्यादा अस्थिर हो गई। वह कभी छत पर जाकर हंसती, कभी कुएं में पत्थर डालती तो कभी गली के बच्चों के साथ गुड़िया खेलती। गांव वाले उसे पागल कहकर हंसते, बच्चे उसे चिढ़ाते और वह उनके पीछे भागती हुई चिल्लाती, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे उस पर बहुत दया आती थी। अंकल की मौत के बाद पापा उसे हमारे घर ले आए, क्योंकि वह अकेली नहीं रह सकती थी। पापा ने लोगों को दिखाने के लिए उसे अपने घर में रख लिया था, ताकि सब कहे कि वे कितने दयालु हैं, जबकि असल में उनके मन में अंकल की जायदाद का लालच छिपा हुआ था। लेकिन मुझे निशा के घर आने से बहुत खुशी हुई। मैं उसे अक्सर देखता और उसकी मासूमियत हरकतों पर मुस्कुरा देता। शाम को मैं जब मंदिर से लौटता तो वो दरवाजे पर बैठी मिट्टी से कुछ न कुछ बना रही होती। एक दिन मैंने पूछा, क्या बना रही हो निशा? वो ताली बजाकर बोली, गुड़िया का घर, लेकिन तुम्हें नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने उसे छिपाया है। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी गुड़िया का घर देखे। उनकी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी बच्चे की खुशी झलकती हो। उसकी मुस्कान इतनी निर्मल थी कि मन छू जाती थी। माँ हमेशा कहती कि उसके पास मत जाया कर, वह पागल है, कहीं तुझे भी ना पागल कर दे। मैं उनकी बात पर हंस देता, क्योंकि मुझे उसे उसके साथ खेलते हुए देखना अच्छा लगता था। धीरे धीरे वह मेरी रोज की आदत बन गई थी। माँ ने मुझे कई बार रोका, लेकिन मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। मुझे लगता था कि निशा पागल नहीं है, वह बस अकेली थी और उसे कभी प्यार या समझने वाला कोई नहीं मिला। यही उसकी हालत का असली कारण था। गांव के लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया था, पर पापा ने उसे घर में सिर्फ इसलिए लाया था ताकि अंकल की ज़मीन पर कोई और हक न जमा सके। अंकल की इकलौती संतान होने की वजह से उनकी सारी जायदाद की मालकिन निशा ही थी। इसलिए पापा उसे घर ले आए थे ताकि वह सारी संपत्ति पर अधिकार जमा सके, और किसी ने भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की थी। एक दिन मैं जब स्कूल से लौट रहा था तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे उसे पत्थर मार रहे थे और उसके शरीर से खून बह रहा था, जबकि वह बच्चे हंस हंस कर गिर पड़े थे। मैं भागता हुआ वहां पहुंचा और उन सबको मारकर भगा दिया। मैंने उन्हें डांटते हुए कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? वह लड़की है। मुझे इस तरह गुस्से में देखकर निशा मुस्कुरा उठी थी। उसे मुस्कुराता हुआ देख मुझे अजीब सा सुकून मिला था। उसने मुझसे मासूमियत भरी आवाज़ में कहा, वे मेरे दोस्त हैं, मुझसे खेल रहे थे। उनकी आवाज़ में ऐसी निष्ठा थी जो उसे चोट पहुंचा रहे थे। वो उन्हें भी अपना दोस्त समझ रही थी। उसे सही और गलत का कोई समझ नहीं था। मैंने उससे कहा कि चलो घर चलते हैं। उसने धीरे से कहा, मुझे घर नहीं जाना, मुझे बाबा से मिलना है। मैंने उन्हें बहुत दिनों से नहीं देखा, पता नहीं वो मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। उसके इस सवाल का मेरे पास अब कोई जवाब नहीं था। थोड़ी ही देर में वह फिर से मुस्कुराने लगी, मानो सब कुछ भूल चुकी हो। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर मुझे बहुत राहत मिली। जब मैंने दोबारा कहा कि चलो घर चले तो उसने मुझे डराने की कोशिश की और वह फिर सफल हो गई, क्योंकि मैं सच में डर गया था। उसे मेरी हालत देखकर खूब मजा आया और वह ताली बजाने लगी। कुछ ही दिनों बाद पूरे गांव में यह अफवाह फैल गई कि माँ उसे पागल खाने भेजना चाहती है। माँ बार बार कहती कि ये लड़की ठीक नहीं है, ये पागल है, ये कभी ना कभी किसी को नुकसान पहुंचा देगी। इसका असली ठिकाना पागल खाना ही है। माँ अब उससे बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन पहले जब घर में मेहमान आए थे तो निशा ने आंगन में ही कपड़े धोने शुरू कर दिए। इससे माँ को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि मेहमानों के बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे।
लेकिन निशा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मेहमान के जाते ही जैसे ही पापा घर में दाखिल हुए तो माँ फिर से शुरू हो गई। अब मैं क्या करूँ, लोग हमें ही पागल समझेंगे। उसकी हरकतों ने हमें लोगों के सामने हंसी का पात्र बना दिया है। पापा चुपचाप बैठे उनकी बातें सुनते रहे और मैं अंदर ही अंदर गुस्से में था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि निशा को घर से कहीं भेजा जाए। अब तो मुझे उसकी आदत सी हो गई थी। जब भी मैं कहीं घर से लौटता तो मेरी नज़र उसे ढूंढती, और जब तक उसे देख ना लूँ दिल को चैन नहीं मिलता, इसलिए मैं उसे खोना नहीं चाहता था। पापा ने माँ की सारी बातें सुनने के बाद शांत स्वर में कहा, वह अनाथ बच्ची है। अगर हम ही उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। दुनिया से सताएगी, मार डालेगी और उसकी सारी जायदाद भी हड़प लेगी। मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। माँ ने गुस्से में जवाब दिया, तो क्या मैं उसे हमेशा के लिए इस घर में रखूं और लोग मुझ पर हंसते रहें। पापा ने गहरी सांस ली और चुप हो गए, जैसे किसी बड़े फैसले के बारे में सोच रहे हो। कुछ दिन वे बहुत विचार मगन में रहे और फिर एक दिन उन्होंने जो फैसला सुनाया उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उन्होंने पूरे गांव में ऐलान किया कि मैं अपने बेटे की शादी निशा से करवाऊंगा, ताकि वह हमेशा हमारे साथ रहे। वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त की बेटी है, मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि पापा ये सब जायदाद के लिए कर रहे हैं। वे नहीं चाहते थे कि अंकल की संपत्ति किसी और के हाथ लगे। उनकी बात सुनते मेरे भीतर हड़कंप मच गया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। हाँ, मुझे निशा पसंद थी, उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरी पत्नी बनेगी और मुझे अपनी ज़िंदगी एक पागल लड़की के साथ बितानी पड़ेगी। मैंने घर लौटकर पापा से कहा, पापा आपने गांव वालों से क्या कह दिया। वो तो पागल है, मैं एक पागल लड़की से शादी नहीं कर सकता। पापा ने शांति से कहा कि वह पागल नहीं है, बस टूटी हुई है। अगर हमने उसे सहारा नहीं दिया तो लोग उसे मार डालेंगे और उसकी संपत्ति भी हड़प लेंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मुझे लगा उनका निर्णय गलत है, लेकिन किसी हद तक वे सही भी थे, क्योंकि अंकल की बहुत बड़ी जायदाद थी। अगर निशा कहीं और चली जाती तो पापा खाली हाथ रह जाते, इसलिए उन्होंने भारी दिल से मुझे कुर्बान कर दिया। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि अपनी योजना के लिए। जब ये बात माँ को पता चली तो उन्होंने बहुत हंगामा मचाया। वे पापा को रोकने की बहुत कोशिश करती रही, मगर पापा अपने फैसले पर अटल रहे। शुक्रवार की शाम को घर के आंगन में ही मेरी और निशा की शादी संपन्न हो गई। शादी के समय निशा को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। वह खेलना चाहती थी और माँ उसे पकड़कर बिठाए हुए थी। वह सफ़ेद साड़ी ओढ़े सब कुछ खाली निगाहों से देख रही थी, जैसे उसे कुछ समझ ना आ रहा हो कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब हमारे साथ फेरे हुए तो वह तालियां बजाकर जोर से हंस पड़ी। मेरे दोस्त उसकी इस हरकत पर हंस पड़े और मुझे चिढ़ाने लगे। मुझे बेहद शर्मिंदगी हुई कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी कर रहा हूँ जिसे यह भी नहीं पता कि शादी क्या होती है। शादी के तुरंत बाद मैं शर्म से बचने के लिए घर छोड़कर कुछ दिनों के लिए शहर अपने दोस्त के पास चला गया। लेकिन मैंने उसे अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह मेरा मजाक उड़ाए। इसलिए मैंने उसे बस इतना कहा था, मैं कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने आया हूँ। कई दिन बीत जाने के बाद जब पापा के बुलाने पर मैं घर वापस आया तो मैं निशा से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि सारे झगड़ों की जड़ वही है। अगर वह हमारे घर ना आती तो पापा कभी भी मेरी शादी उससे ना करवाते और ना ही इस जाल में मैं फंसता। लेकिन इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो होना है वो होकर रहता है। मेरी शादी निशा से मेरी किस्मत में लिखी गई थी, मगर उसे स्वीकार करने में मुझे बहुत समय लग रहा था। मेरे लिए एक मानसिक रूप से अस्थिर लड़की के साथ पूरी जिंदगी बिताना आसान नहीं था। निशा ज़्यादातर आंगन में बैठकर अपनी गुड़िया के साथ खेला करती। उसे किसी की बात समझ नहीं थी। कभी कभी वो गुड़िया को गोद में लेकर कहती, ये मेरी बच्ची है, इसे भूख लगी है। उसकी बातें सुनकर मैं हंस पड़ता, लेकिन जब याद आता कि वह मेरी पत्नी है तो मुझे बहुत गुस्सा आता, क्योंकि मैं अपने लिए ऐसी जीवन संगनी चाहता था। पापा ने ज़बरदस्ती मुझे उसके साथ बांध दिया था, जिससे मैं भीतर से बहुत नाराज और बेबस था। जब भी मुझसे रोटी लाने को कहती मैं ला कर देता, लेकिन वह रोटी खुद खाने की बजाय अपनी गुड़िया को खिलाने क्यों कहती। ये रो रही है, इसे भूख लगी है। तब मुझे अपनी किस्मत पर बहुत अफसोस होता कि मैंने एक ऐसी लड़की से शादी की जिसे ना किसी बात की समझ है और ना ही यह मालूम कि उसकी शादी हो चुकी है। एक शाम मैंने उसे खाने के लिए बुलाया। मेरे बुलाने पर वह मुस्कुराते हुए आई और बोली, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? अब पहले की तरह मेरे साथ खेलते क्यों नहीं? उसके इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा। एक दिन उसने मुझसे गुड़िया लाने की इच्छा जताई तो अगले ही दिन मैंने उसे कहा कि चलो मैं तुम्हें गुड़िया लेकर देता हूँ। मैंने खुद को समझा लिया था कि मुझे अब उसी के साथ ज़िंदगी बितानी है, इसलिए मैंने समझौता कर लिया। जब मैंने उसे बाजार चलने को कहा तो वो खुशी से झूम उठी और तालियां बजाने लगी। उसने बहुत दिनों बाद दुपट्टा ओढ़ा था, पाँव में चप्पल पहनी थी और बार बार तालियां बजा रही थी। वैसे पहली बार दुपट्टे में देखकर दंग रह गया, क्योंकि वह बेहद सुंदर लग रही थी। उसमें सिर्फ पागलपन की कमी थी, वरना वह किसी परी से कम नहीं थी। अगर वह ठीक होती तो शायद मैं उसे एक पल में अपना बना लेता। जब मैं उसे लेकर घर से निकला तो गांव के लोग अजीब नज़रों से हमें देख रहे थे। एक आदमी ने हंसकर कहा, अरे इस पागल को कहाँ ले जा रहे हो? उसकी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने कुछ ना कहा, क्योंकि मैं कोई तमाशा नहीं चाहता था। सबकी निगाहें हम पर थी, मगर मैंने सबको नज़रअंदाज कर दिया था।
क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी पत्नी के बारे में कुछ कहे। जब हम बाजार पहुंचे तो निशा वहां मौजूद बच्चों के साथ तालियां बजाकर हंसने लगी। मुझे उस पर गुस्सा तो आया, पर मैं फिर भी चुप रहा। कभी वह कपड़ों की दुकान पर रुकती तो कभी खिलौनों की तरफ भागती। मैंने उसका हाथ थामा था और गुड़िया की दुकान पर ले गया। उसने एक रंग बिरंगी गुड़िया उठाकर कहा, मुझे यही चाहिए। उसकी पसंद वाकई लाजवाब थी। मैंने गुड़िया के पैसे दिए और जैसे ही पलट कर देखा तो निशा वहां पर नहीं थी। उसे ना देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैंने पूरी कोशिश की, पूरा बाजार छान मारा, हर किसी से पूछा कि किसी को कुछ पता है वह कहाँ गई या कोई जानता नहीं, और मैं वही ठगा सा खड़ा रह गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं गांव की ओर दौड़ पड़ा। रात तक निशा की गुमशुदगी की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। लोग घर में इकट्ठे हो गए थे और तरह तरह की बातें करने लगे। जितने मुंह उतनी बातें। माँ बैठी रो रही थी, लेकिन पापा बिल्कुल चुप थे। उन्होंने भी निशा को खोजने की बहुत कोशिश की, पर वह कहीं ना मिली। पता नहीं वह कहाँ चली गई थी। मैं उसे सोच सोच कर परेशान था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह गई कहाँ। कुछ लोगों ने मुझ पर ही आरोप लगाए, लेकिन मुझे उनकी बातों से कोई फर्क ना पड़ा, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। मैं उसे दिन दहाड़े ढूंढने की कोशिश किया, पुलिस में भी शिकायत दर्ज की, पर ना पुलिस उसे ढूंढ सकी ना ही और ना मैं। महीनों सालों में बदल गए, निशा नहीं मिली और शायद उसे मिलना भी नहीं था। पापा उसे याद करते करते इस दुनिया से चले गए। चिंता ने हमें बीमार कर दिया था। माँ की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। वह चाहती थी कि मैं जल्दी शादी कर लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि निशा को मैं भूल नहीं पाया था। वह मेरे दिल में बस चुकी थी और उसकी वह मासूम हंसी हमेशा मेरे कानों में गूंजती रहती। मुझे गुड़िया ला कर दो। मैं गांव छोड़कर शहर आ गया ताकि उस दर्द से थोड़ा बच सकूं, लेकिन मन का खालीपन मुझे चैन नहीं लेने देता। लगता था जैसे किसी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया हो। मैंने शहर में नौकरी तलाशनी शुरू की, क्योंकि गांव लौटने का मन अब नहीं था। कुछ ही समय बाद मुझे क्लर्क की नौकरी मिल गई। मैं अपने काम में व्यस्त रहने लगा, पर कुछ ही दिनों में माँ को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने भी दम तोड़ दिया। जाते जाते उन्होंने मेरे लिए एक संदेश छोड़ा, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वह मुझसे किस बात की माफ़ी मांग रही थी। कई साल इसी तरीके से बीत गए। एक दिन बारिश हो रही थी। मैं ऑफिस जाने के लिए सड़क पार कर ही रहा था कि एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। सब कुछ धुंधला हो गया। जब होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। मेरे सामने सफ़ेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में फाइल थी और वह मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। मुझे होश आते देख उसने पूछा, कैसे हैं आप? मैं बस उसे देखता रह गया। मेरा दिल फिर तेजी से धड़कने लगा। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, निशा। लेकिन वह कुछ बोले बिना चली गई। मुझे समझ नहीं आया कि ये सपना था या हकीकत। शाम को जब नर्स दवा देने आई तो मैंने पूछा, डॉक्टर निशा कहाँ है? उसने बताया कि उनकी सुबह की ड्यूटी थी, अब चली गई हैं। मैं खुशी से झूम उठा। मुझे मेरी निशा मिल गई थी। उसी निशा को पाने के लिए मैं दर दर भटकता रहा। रात भर नींद नहीं, बस सुबह का इंतजार करता रहा ताकि फिर उससे मिल सकूं। अगली सुबह वह आई, मुस्कुराई और बोली, कैसे हैं आप? मैंने जवाब दिया, तुम्हें देखकर बिल्कुल ठीक हूँ। वह पास आकर कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। सब कहते हुए तुम मर चुकी हो, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरी निशा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं मरी नहीं थी। मुझे मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया। उसने बताया, जब तुम मुझे गुड़िया दिलाने ले गए थे तब एक औरत आई और बोली कि वह मुझे बहुत सारी गुड़िया देगी। मैं उसके साथ चली गई। जब होश आया तो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। वहाँ बहुत सी लड़कियां थीं, डरी सहमी रोती हुई। उन्होंने बताया कि वह औरत हमें बेचती है। कुछ दिन बाद जब वह मुझे बेचने ही वाली थी, तभी एक भले आदमी ने पुलिस को खबर कर दी और हम सब बच गए। मुझे नहीं पता कि वह कौन सा इलाका था। वही भला आदमी मुझे अपने आश्रम ले गया और मेरा इलाज करवाया। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, जैसे पापा रखते हैं। दरअसल वही भला आदमी मेरे पापा के पुराने मित्र थे। पापा ने अपनी मृत्यु से पहले एक खत उन्हें दिया था, मेरी बेटी जब 18 साल की हो जाएगी तो यह खत उसे दे देना। जब उस भले आदमी को मेरी गुमशुदगी की खबर मिली तो उन्होंने अपने लोगों से मुझे ढूंढने को कहा, और महीने की कोशिश के बाद वह मुझे ढूंढ पाए। जब मेरी तबीयत ठीक हुई तब उन्होंने मुझे वो खत दिया। उसमें सच्चाई थी कि मेरे अंकल ने मेरे पापा को जहर देकर मार डाला था ताकि वह उनकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। मैं यह सुनकर हैरान रह गया। यकीन नहीं हुआ कि मेरा अपना पिता ऐसा भी कर सकता था, अपने ही दोस्त को संपत्ति के लिए मार दिया। पापा ने कभी हमें अपने इस भयानक इरादे के बारे में नहीं बताया था। मैं उसे एक नेक और भला इंसान समझता रहा, लेकिन वह तो एक धोखेबाज निकले। मुझे निशा की बातों पर यकीन नहीं हुआ था, पर उसकी आंखों से साफ झलक रहा था कि वह सच कह रही थी। सच जानने के बाद मैंने हैरानगी की कोई हद नहीं रखी थी। मेरा मन मेरे पापा के खिलाफ कुछ भी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने चुप्पी साध ली, क्योंकि मैं सच्चाई की जड़ तक पहुंचना चाहता था। निशा ने मुझे आगे बताया कि जो औरत उसे बाजार से अपने साथ ले गई थी वह मेरी माँ की ही सहेली थी, जो पैसों के लालच में आकर उनके साथ मिल गई थी और एक मासूम अनाथ लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रच दी। उनके पैसों के लिए उसे अगवा कर उसे बेचने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने एक भले आदमी को उसकी मदद के लिए भेज दिया, जिससे वह बच निकली। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे माँ बाप इतने नीचे गिर सकते हैं। पापा ने सब कुछ पैसे के लालच में किया था,
पर माँ ने तो ये सब सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उन्हें निशा शुरू से पसंद नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि वह इस घर की बहू बने। मेरी शादी इसलिए करवाई थी कि सब कुछ अपने नाम कर ले। मैं समझ नहीं पा रहा था कि निशा क्या कह रही है, क्योंकि उसके शब्दों पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने कभी अपने माता पिता के असली रूप को नहीं जाना था, क्योंकि वह हमेशा मीठी बातों से सबका दिल जीत लिया करते थे। लेकिन यही सच्चाई है, जो लोग मीठी जुबान से बात करते हैं अक्सर वही सबसे बड़ा धोखा देते हैं, जबकि सख्त जुबान वाले लोग गुस्से में भी सच ही कहते हैं। जब ये निशा सब बता रही थी तो उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे सब कुछ याद आ गया, कैसे उस औरत ने उसे कार में बिठाकर बेहोश कर दिया और जंजीरों से बांध दिया ताकि वह भाग ना सके। जब उस भले आदमी ने उसे सच्चाई बताई तो वह कई दिनों तक चुप रही, क्योंकि उसके लिए किसी अनजान व्यक्ति की बात पर यकीन करना मुश्किल था। लेकिन जब उसे समझ में आया कि वही उसे सबसे बड़े संकट से बचा कर आया है, तो वही उसके लिए सबसे सच्चा इंसान था। मैं निशा की बातें सुनकर हैरान रह गया। इतनी तकलीफों के गुजरने के बाद भी वो मेरे सामने थी, मुस्कुरा रही थी। वह बहुत हिम्मत वाली थी, क्योंकि उसने अकेले ही सारी मुसीबतों का सामना किया। भगवान ने उसका साथ कभी ना छोड़ा, क्योंकि वह अपने भक्तों को कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ता। मुश्किल तो हर इंसान की परीक्षा लेने के लिए आती है, और भगवान कभी भी किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं देता। कुछ दिन बाद निशा ने कहा कि वह उन लोगों को कभी माफ़ नहीं कर सकती जिन्होंने उसके माता पिता को नुकसान पहुंचाया। लेकिन उस भले आदमी ने उसे समझाया कि सच्चे इंसान वही होते हैं जो माफ़ करना जानते हैं, क्योंकि बदला लेना तो भगवान का काम है, और भगवान उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता है जो मुश्किल वक्त में धैर्य रखते हैं और बाद में सबको माफ़ कर देते हैं। मैंने उससे हैरानी से पूछा, फिर तुमने पढ़ाई कैसे की? वह हल्के से मुस्कुरा दी और बोली, उसी आदमी की मदद से मैंने पढ़ाई की। वे बहुत नेक थे और मुश्किल में हर किसी की मदद करते थे। उन्होंने मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया और कभी मुझे किसी चीज़ का ताना नहीं दिया। उनकी ही इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। वे मुझे बेटी कहकर पुकारते थे और उन्होंने चुपचाप मेरा पापा बनकर दिखाया। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। उसकी बातें सुनते ही मेरी आंखें झुक गई। मैंने उसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें माफ़ कर दिया क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ था। उसकी बातों में वही बचपन वाली मासूमियत थी, पर अब उसमें आत्मविश्वास की चमक थी। अगले दिन अस्पताल में उसने मेरी देखभाल की, हर पल मेरा ध्यान रखा। मैं बहुत खुश था, लेकिन मन में कहीं बेचैनी भी थी कि आखिर। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या तुमने शादी की? वह मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैंने ज़िंदगी में एक ही बार हाँ कहा था और वह वचन आज भी कायम है। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल खिल उठा। मैं भी यही चाहता था कि वह अपना बाकी जीवन मेरे साथ बिताए। लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से चली गई। अस्पताल में मेरे ठीक होने के बाद जब मैं घर लौटा तो दिल में सुकून था कि मेरी निशा मिल गई थी। एक दिन मैं उससे मिलने के लिए दोबारा अस्पताल पहुंचा तो वहां पर वह नहीं थी। पता चला कि उसका ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया। मेरा दिल जोरों से घबराने लगा। उसने मेरे लिए एक छोटा सा पत्र छोड़ा था जिसमें लिखा था कि मुझे माफ़ कर देना। जैसे ही मैंने वह शब्द पढ़े, मेरा दिल फिर जोरों से धड़कने लगा और आंखें नम हो गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं निशा को खोना नहीं चाहता था। मेरी ज़िंदगी अब उसी के सहारे थी और उसके बिना जीना मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने उसके खत को गले से लगाया और मेरी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। 5 साल बीत चुके थे। मैंने निशा को ढूंढने की फिर से बहुत कोशिश की, लेकिन वह फिर से मुझे कहीं ना मिली। मैं क्लर्क की नौकरी छोड़ दी और एक कॉलेज में पढ़ाने लगा। लोग मुझे टीचर कहने लगे, लेकिन मेरे अंदर एक गहरा खालीपन था। कभी कभी सपनों में अचानक निशा दिखाई देती। वह कहती, मुझे गुड़िया ला कर दो, और मैं चौंक कर जाग उठता। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता, क्योंकि मैंने उसे भुलाने की जितनी कोशिश की थी मैं उसमें कभी सफल नहीं हो पाया। वह मेरे दिल में बस चुकी थी और दिल में बसने वाली कभी निकलते नहीं। एक दिन कॉलेज के सामने एक बड़ी कार आकर रुकी। उसमें एक छोटा सा बच्चा उतरा। उसके हाथ में एक छोटी सी गुड़िया थी। उसने वह गुड़िया मुझे दे दी और कहा, निशा माँ ने ये आपको भेजी है। उन्होंने कहा है कि अब वादा पूरा हुआ। मैं हैरान और बेचैन हो गया। जब मैंने उस गुड़िया को खोला तो उसमें एक छोटी सी पर्ची मिली। उसी पर्ची पर लिखे शब्द पढ़कर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं आज भी तुम्हारी ही निशा हूँ और मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी ही रहूंगी। अगर मुझसे मिलना है तो उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे आ जाना जहाँ मैं बचपन में खेला करती थी। निशा का वह खत पढ़कर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मेरी निशा मुझे बुला रही है। मैं तुरंत अपनी मोटरसाइकिल लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो मैं हवा में उड़ रहा हूँ। शाम ढल रही थी। जब मैं गांव पहुंचा, ठंडी हवा मेरे स्वागत में बह रही थी और मेरे दिल में उम्मीदों में धड़कन बढ़ रही थी। मैं उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे पहुंचा, मगर वहां कोई नहीं था। मैंने काफ़ी देर तक इंतजार किया, पर निशा ना आई। तभी मेरी नज़र नीम के पेड़ के नीचे बनी एक मिट्टी के ढेर पर पड़ी। उसके पत्थर पर लिखा था, निशा पुत्री रामायण। यह नाम पढ़ते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। निशा मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं ज़मीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रो पड़ा। गांव वाले रुक रुक कर मुझे देख रहे थे, एक दीवाने आदमी को जो अपने बिछड़े प्यार के लिए अब भी रो रहा था। लेकिन कोई भी मेरी मदद के लिए आगे ना आया था, ना ही किसी ने मुझे दिलासा दी। वह बच्चा जिसने मुझे गुड़िया दी थी दरअसल अनाथ बच्चा था और उसकी परवरिश निशा ने की थी।
वो उसके लिए माँ भी थी और पापा भी। निशा ने उसे अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में ही अपनी सारी संपत्ति उसी बच्चे के नाम कर दी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह भी जीवन में दर दर की ठोकरें खाए। उसकी इच्छा थी कि उस बच्चे का भविष्य उज्जवल और सुखद हो। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले उसने यह नेक काम किया था। ये सब मुझे गाँव वालों से ही पता चला। उन्होंने बताया कि बच्चा रोज़ उसकी मिट्टी पर आता है, वहाँ सफाई करता है और फूल चढ़ाता है। निशा की आखिरी इच्छा के अनुसार उसे अकेले ही उसी नीम के पेड़ के नीचे जलाया गया था, क्योंकि सबकी बड़ी तमन्ना थी कि उसे उसी जगह पर विश्राम दिया जाए जहां उसने अपने जीवन के यादगार पल बिताए थे। वह रात मैंने उसकी मिट्टी के पास बैठकर रोते हुए गुजारी थी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुझे अकेला छोड़कर जा सकती है। लेकिन अब वह जा चुकी थी। सुबह होते ही मैंने गुड़िया उसी मिट्टी पर रख दी और घर लौट आया, क्योंकि जिससे मिलने में गाँव गया था वह अब इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए वहाँ रुकने का अब कोई मतलब नहीं था। शहर लौटकर मैंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं अपने दिल से कभी भी निशा को निकाल नहीं पाया। मैंने उसे भूलने की बहुत कोशिश की, मगर अब हर बार असफल रहा, क्योंकि मेरे दिल से उसे मिटाना नामुमकिन था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।